आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। पीछे आवाज़ आ रही है या और तेज करनी पड़ेगी? ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने कल जो अपनी क्लास छोड़ी थी वो छोड़ी थी अविकारी पद कौन से होते हैं ये हमें जानना है। यानी हम लोग कर रहे थे, सबसे पहले हमने वर्ण किया, वर्ण के बाद वर्णों को हम एक जगह मिलाकर उन्हें अर्थ देकर हम शब्द बनाते हैं। शब्दों के बारे में हमने जाना, शब्द किस तरह से बनते हैं। अब जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शब्द पद कहलाते हैं। तो वो पद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, अब हमें वही पढ़ना है। ठीक है, आप में से जिन छात्रों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, जो कल से ही आए हैं, तो इससे पहले वाली चीज़ों को लेकर परेशान मत होना। हम आगे बढ़ेंगे, फिर गोल घूम के वहीं आ जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी जिन शब्दों को हमने पद नाम दिया, मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम पद किसे कहते हैं। तो यानी वो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तब हम उन्हें शब्द न कहकर क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब उन्हीं पद का हमें भेद पढ़ना है कि वो पद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम पद के भेद की बात करते हैं तो पद हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अभी लिखना कुछ नहीं है आपको, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फिर से। तो हमने कल की क्लास में ये बात जानी थी कि विकारी और अविकारी में अंतर क्या है। इन दोनों शब्द में एक कॉमन शब्द है, वो है विकार। विकार का क्या अर्थ है? विकार का अर्थ है परिवर्तन। कहने का मतलब है कि जब किसी शब्द में परिवर्तन होता है, तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है हम उन शब्दों को विकारी कहते हैं। ठीक है, अब परिवर्तन कैसा? तो परिवर्तन होता है लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे शब्दों में इन सारी चीज़ों से परिवर्तन होगा। अगर किसी एक शब्द में किसी एक से भी परिवर्तन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? विकारी कहलाता है। ठीक है, चारों में से किसी से भी हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ आपको लिखना है, यहाँ से इसके सामने से अब नोट्स बनाओ, फिर आगे हम लिखेंगे। कल तो मैंने आपको समझा ही दिया था, तो इसमें ही लिखो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित, ठीक है, यानी परिवर्तन जिनमें होता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये चार होते हैं। ये चार होते हैं। हैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगाना है, तब लिखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
देखो, जब आप चीज़ों को समझते हैं और एक क्रम से समझते हैं कि किसके बाद क्या है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तरह से कहानी आपके दिमाग में बैठ जाती है और आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझना कि इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, सब जो है वो काल्पनिक है। आप समझते हैं कैसे ये बात कि कुछ भी सच नहीं है, सब काल्पनिक है, हमारे द्वारा बस माना गया है। मैथ्स में पढ़ते हैं आप, मानो कि ये एक्स होता है, कभी मानते हैं, मान के चलते हैं और मान के इतने बड़ी बड़ी डिजिट निकाल लेते हैं, उनका मान निकाल लेते हैं और ये सारी चीज़ें, तो एक तरह से जादू होता है। अब साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये सब कुछ सच नहीं है, ये एक एनर्जी है, बस इस एनर्जी ने अपना रूप रखा हुआ है, एनर्जी बदलती रहती है। मतलब हमारा शरीर यह भी एक क्या है, एक एनर्जी है। हम मर जाएंगे, इसको आग में जला दिया जाएगा तो एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी परिवर्तित हो गई, वो किसी और रूप में चली गई। तो एनर्जी है, बदलती रहती है, चलती रहती है। तो जिस तरह से साइंस आपको ये बात बताती है, वैसे ही आपकी भाषा भी है। अगर सही मायने में आप बारीकी से सोचें तो इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, सब के सब हमारे द्वारा कल्पना से बनाए गए हैं। हमने इसको कलम कह दिया तो ये कलम हो गया। अगर हम इसका नाम घोड़ा रखते तो ये घोड़ा हो जाता। समझ रहे हैं ना? हमने इसको बोर्ड कहा, अगर हम इसको तख्ती कह देते, सारी दुनिया मिलके सब कहते आज से इसको सब तख्ती कहेंगे, तो ये तख्ती कहलाता। तो इस बात को समझना, ये मैं आपको बात क्यों समझा रही हूँ, ये बात इसलिए समझा रही हूँ कि आगे जब आप समझने चलेंगे ना कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, तो आप इन सब के पीछे का भाव समझना पड़ेगा। अब शब्द तो हमने दे दिए, मतलब हम गढ़े जा रहे हैं। जब से भाषा को पैदा किया है इंसान ने, तब से शब्दों को बस गढ़े जा रहे हैं और शब्द ही शब्द, पूरा एक शब्द भंडार बना लिया है हमने, खत्म ही नहीं हो रहे शब्द। जो चीज़ हमको लगती है अच्छा इस वाली चीज़ को क्या बोलेंगे, एक नाम दे दो, हो गया वो, सबने उसी को मान लिया। लॉकडाउन शब्द, लॉकडाउन से पहले था क्या कभी? किसी के शब्दकोश में नहीं होगा। स्थिति आई कि ऐसी स्थिति होगी, इस स्थिति को क्या कहेंगे, लॉकडाउन कहेंगे, बना दिया सबने एक। अब ये सब जगह लॉकडाउन एक ही शब्द क्यों रहा? क्योंकि इस समय हम ऐसी स्थिति में हैं कि अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से लेके रूस तक हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हमने एक ही शब्द निकाला और सारी भाषाओं में हमने उसको एक ही रख लिया। अब चाहे आप उसे अंग्रेजी का मानो, चाहे वो अपनी किसी भी भाषा का, सारी दुनिया ने एक ही शब्द दिया उसको। तो अब ये एक शब्द हमने इसलिए दिया क्योंकि हम लोग एक शब्द को पहचान कर पा रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं इसलिए। लेकिन इससे पहले हमने अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग। मान लो आप सेब खाते हो तो आप सेब कह रहे हो हिंदी में, अंग्रेज लोग उसको एप्पल कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एप्पल रखा। जब ये दोनों ही लोग, एक अंग्रेज और एक हिंदुस्तानी, दोनों जब आसपास आए तो वो सामने रखा था सेब। अब एक ने कहा कि ये सेब है और दूसरे ने कहा नहीं ये एप्पल है, तो उन्हें पहचाना कैसे? एक चीज़ है उसको देखकर। तो उन्होंने कहा ये ऐसा है। फिर उन्होंने बाद में आपस में तय किया, अच्छा तुम इसको सेब कहते हो, हम इसको एप्पल कहते हैं। तो फिर ये बात हो गई कि अच्छा इस वाली भाषा में ये कहते हैं, इस वाली भाषा में ये कहते हैं। तो यहाँ पे है क्या वो चीज़ एक ही। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को उठाकर देखो। आप किताब, जिसे आप किताब कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, बुक कहते हैं। किताब अरबी भाषा का शब्द है, पुस्तक संस्कृत हिंदी भाषा का शब्द है, बुक अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन है तो वो एक ही चीज़, जिस चीज़ है, लेकिन हमने नाम अलग अलग दिए। तो ऐसे ही जब हम दूसरी भाषाओं के भी व्याकरण को पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा क्या है, तो बहुत सारे छात्र जो अंग्रेजी भाषा से पढ़ते आए हुए हैं तो कहेंगे अच्छा नाउन, फिर वो नाउन समझेंगे। अच्छा समस्या क्या है हम लोगों के साथ, जब हिंदी की क्लास में बैठेंगे तो नाउन से समझेंगे संज्ञा क्या है, और जब अंग्रेजी की क्लास में बैठेंगे तो संज्ञा से समझेंगे कि नाउन क्या है। ये बड़ी विचित्र बात सी लगती है मुझे कि पता नहीं क्या हो रहा है। खैर ये आप लोगों की गलती नहीं है, हमारे देश के कुछ जो देश का ठेका लेके बैठे हुए हैं ना, उनकी गलती है ये।
तो आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि हिंदी भाषा में आपको कोई भी बात अंग्रेजी भाषा से नहीं समझनी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप मुझसे बताना कि मैम ये वाली बात मुझसे समझ में नहीं आई। ज़रूरी नहीं कि आप क्लास के बीच में पूछें, क्लास के लास्ट में मैं 1 घंटे तक यहाँ रुकती हूँ, आपको जितना चाहें उतना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश ये करना कि हिंदी से ही समझें उसे, अंग्रेजी से नहीं, तब उससे समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई है कि जो हमारे विकारी शब्द हैं वे हैं जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित होते हैं, और यह 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हमारे सामने सवाल आता है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है और विशेषण क्या है। तो इनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। अब पहले इधर भी लिख लेते हैं, अभिकारी के सामने भी लिख लो। जो शब्द लिंग वचन कारक काल, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी, ब्रैकेट में लिखना अव्यय, उन्हें अविकारी ब्रैकेट में लिखो अव्यय शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। निर्देशक चिन्ह लगा के लिखना है के बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बोधक शब्द का मतलब होता है बोध कराने वाला, और बोध कराने वाला मतलब ऐसा समझाने वाला, ठीक है। बोधक शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखो बड़ी विचित्र सी बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में ना कभी कभी कुछ चीज़ों को ऐसे ना ढोते ही रहते हैं। जैसे एक कह दिया, सबको पता भी होता है कि ये सही है या गलत है या नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लिखा है तो हमें वैसे ही लेके चलना पड़ेगा। और पूर्वज बेचारे से अगर गलती से भी गलती हो गई होगी ना, उसे भी नहीं सुधारेंगे, नहीं उन्होंने कह दिया, एकदम से पत्थर की लकीर हो जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक शब्द और आता है आपका विकारी शब्द के अंदर, अलग से पढ़ते हैं, निपात, ठीक है। अब सवाल आता है आपकी परीक्षा में कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न ये आ गया कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तर लगाना होगा आपको 4, और जब लोग आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे 5। ये बात ध्यान रखना, इसमें 5वां पढ़ाते हैं निपात। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि निपात विपात कुछ नहीं होता, ये क्रिया विशेषण में ही आ जाता है। अगर हम देखें क्रिया विशेषण में आ जाता है, कहीं संबंध बोधक में आ जाता है, कभी विस्मयादि बोधक में आ जाता है, इन्हीं 4 में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है कि अलग से कौन से निपात शब्द वे हैं जो किसी शब्द पर फोकस कराने के लिए आ रहे हैं। तो चलो उन्हें पढ़ लेते हैं, इससे प्रश्न भी आता है, ये भी बात ध्यान रखना। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब आपने 5 रखे तो 5 पढ़ाओ ना। आप ये कहो कि अविकारी शब्द जो हैं 5 होते हैं, फिर आप 4 क्यों कहते हो, 4 कह के 5 पढ़ाते हो, समझ में नहीं आएगा। मेरी समझ में नहीं आया, आप में से किसी को आया हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है। और नहीं तो ये बात ध्यान रखना कि जब पढ़ेंगे तो 5 पढ़ेंगे, लेकिन अगर संख्या पूछ ली जाए तो 4 बताना होगा। अच्छा, ये 4 क्यों बताया जाता है?
ये भी पिछलग्गू वाली बात है। अंग्रेजी भाषा से बहुत कुछ व्याकरण हमने अपनी हिंदी में लिया है। तो अंग्रेजी भाषा में जब आप पढ़ते हैं, जो जिसे हम पद के भेद कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं, वहाँ पे 4 और 4, ठीक है, 4-4 करके उन्हें पढ़ते हैं। उसी आधार पर 4-4 संख्या रख ली, लेकिन आपके पास अलग है तो उस अलग को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अंग्रेजी भाषा में एक टॉपिक पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, तो उस वॉइस को हम हिंदी भाषा में वाच्य के नाम से पढ़ते हैं। और सबसे विकट समस्या ये आती है कि वो है तो वाक्य का भेद, लेकिन हम उसको क्रिया का रूप करके पढ़ते हैं। मेरी समझ में कभी नहीं आता कि ये सारे के सारे एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं, और इनको इतने आंखों के अंधे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि शब्द क्या कह रहा है और उदाहरण क्या दे रहे हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब आप लोग मेरे साथ पढ़ें तो आप इस चीज़ को समझें। मैं आपको हर शब्द के पीछे, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं जब आप लोगों की उम्र में थी, आप लोगों की जैसी ही थी, स्टूडेंट थी, तो मैंने भी हिंदी को वैसे ही रटा और वैसे ही पढ़ा और वैसे ही समझ के आया। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और सच कहूँ तो मुझे हिंदी पढ़ने की आवश्यकता कभी पड़ी ही नहीं। जब मैंने आरओ का पेपर दिया था तो उसमें भी मेरे 60 में से 60 ही नंबर थे, तो कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी हिंदी पढ़ने की। इसका कारण था मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन हिंदी आपकी मार कूट के ज़रूर सही करवा देते हैं। तो वो हो गया था, वो रट्टू तोता के कारण हुआ था, रटना पड़ता था पिटाई से बचने के लिए, तो ठीक ठाक हो गई थी। लेकिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो मेरा मेथड हमेशा से पढ़ाई को पढ़ने का ये रहा है कि मैं सबसे पहले चलती हूँ परिभाषा पर, कि क्योंकि परिभाषा किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक सार होता है जो विद्वान बनाते हैं कि है, और फिर उसके बाद उसके उदाहरण, और जो उदाहरण है वो परिभाषा से मैच करने चाहिए। ये हमेशा एक बात ध्यान रखना। और आप चाहे हिंदी पढ़ें, चाहे कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा के साथ उसके उदाहरण जो हैं, उदाहरण में वो चीज़ मैच होनी चाहिए जो ऊपर परिभाषा में कही जा रही है। तो जब आप उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम देखते हैं कि लगभग हमारे सारे टॉपिक की जो परिभाषाएं होती हैं सबकी लगभग समान ही होते हैं, शब्दों का थोड़ा सा फेर होता है। लेकिन जब उदाहरण देने वाली बात आती है तो वहाँ पर कुछ लोग चूक जाते हैं और कुछ लोग परफेक्ट उदाहरण देते हैं। तो जब हम उन उदाहरण से मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन जिन चीज़ों में ये परिभाषा आ रही है तो वो तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिनमें ये नहीं आ रही तो मतलब वो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो चलेंगे ना, आप इसके आगे ऐसे ही चलना, मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, परिभाषा समझाऊंगी, नीचे परिभाषा का उदाहरण समझाऊंगी, ठीक है। और क्लास में बैठने से पहले मोबाइल ऑफ कर दिया करो, ठीक है। तुम लोगों को पता है मेरा मोबाइल आजकल बहुत बज रहा था, मोबाइल ही चेंज कर दिया मैंने, आज देखो दूसरा लेके आई हूँ। मतलब ये बजेगा नहीं। परसों ये था, कल इसलिए नहीं लेके आई थी क्योंकि कल इसमें समस्या आ गई थी, एप्लीकेशन थोड़ा चल नहीं रहा था तो वो दिक्कत आ रही थी, इसलिए कल दूसरा लेके आना पड़ा, है ना। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। मुझे आ गया गुस्सा, बीच में बजता है ना, दिमाग खराब कर देता, मूड खराब हो जाता है पढ़ाने का, तो फिर मैंने इसलिए चेंज कर दिया। तो आप सभी लोग भी ध्यान रखो, फ़ोन ऑफ कर दो, आपको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वालों ने कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो हमको देख नहीं पाएंगे, है ना। तो उन्हें तो चलो, उनके पास तो है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी, और हमने इनको समझ लिया। अच्छा बताओ, कोई छात्र ऐसा भी है जो आज पहली बार आया, कल नहीं आया हो? अच्छा ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये वाली बात भी बता देते हैं कि जो अभी हमने कहा कि विकार मतलब परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये अगर आपने बात नहीं समझी तो आप ये समझ नहीं पाएंगे आगे तक। तो परिवर्तन में अब हम लेते हैं सबसे पहले ना, इन्हीं शब्दों को लेते हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पर, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। तो हम एक संज्ञा शब्द ले लेते हैं, जो हमने कल लिया वही लेते हैं। शब्द है हमारा लड़का। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का का स्त्रीलिंग बताइए तो क्या होगा? लड़की। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का तो एक वचन है, इसका बहुवचन बताइए तो क्या होगा? लड़के। तो आपको ये बात पता चल गई कि लिंग से परिवर्तन कैसे हुआ। यहाँ लड़का शब्द है तो लड़का का लड़की, और बहुवचन में यानी वचन से परिवर्तन कैसे हुआ? लड़का का लड़के। तो इन दोनों शब्दों में जो परिवर्तन आया इसी को हम कहते हैं विकार, यानी यही है परिवर्तन। तो ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद
हम देखते हैं कारक चिन्ह के आधार पर परिवर्तन कैसे आता है। शब्द लेते हैं, जैसे हमने कल ही शब्द लिया मैं, इस मैं के साथ हमने कारक चिन्ह लगाया ने, तो जब हम शब्द लिखेंगे बनाकर तो क्या होगा, मैंने। तो इसमें तो हमें कोई अंतर नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर हम इसके साथ कारक चिन्ह को लगाते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन बनता है, इसमें जो बन के आएगा तो मुझको और मुझे। देखो, अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी के बराबर भी चलता है तो आपके दिमाग में तुरंत एक डाउट आ गया होगा कि मैम ये मुझको और मुझे दो क्यों बना दिया, और दो बनाया है तो क्या इसका प्रयोग किसी विशेष स्थान पर होता है, कब मुझको का प्रयोग होगा और कब मुझे का प्रयोग होगा। ठीक है, अपने दिमाग में इस पॉइंट को रखना। इसका उत्तर अभी नहीं पढ़ेंगे हम, इसका उत्तर पढ़ेंगे हम जब हम सर्वनाम करेंगे उस समय। ठीक है, अब इसके बाद ये हमें कारक चिन्ह के आधार पर पता चला। अब हम काल में देख लेते हैं, हमने सर्वनाम से देख लिया। अभी क्रिया से हम एक शब्द लेते हैं। क्रिया है हमारी जाना। इस जाना क्रिया का अगर हम वर्तमान देखें तो वर्तमान क्या होता है, जाता। अगर हम इसका भूतकाल देखें तो क्या हो जाएगा, गया। तो जाता और गया में कितना परिवर्तन है, तो यही जो परिवर्तन है ये परिवर्तन विकार कहलाता है। किसके आधार पर आया, काल के आधार पर। अब इसी तरह से अगर हम विशेषण से कोई शब्द लेते हैं, तो मान लो हमने मोटा शब्द ले लिया, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, मैंने लिख ही दिया पहले, तो मोटा शब्द है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटी। ठीक है, तो देखो ये कहता है दिमाग चलना तेज, मतलब मैं बोल ही रही हूँ तो हाथ ने कर दिया काम कि हाँ आगे क्या बोलना है। ठीक है, तो यानी मोटा का स्त्रीलिंग अगर लेंगे तो मोटी, तो परिवर्तन उसमें भी आ रहा है, तो इसलिए विशेषण भी हमारा क्या हो जाएगा, विकारी पद हो जाएगा। तो हम इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब परिवर्तन नहीं होने वाला बात अगर देखें, जिन्हें हम अविकारी कहते हैं, तो कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लो हमने इधर लिखा, इधर शब्द पे क्या काल का प्रभाव पड़ेगा, इसका भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल कुछ होगा, या एक वचन बहुवचन कुछ होगा, या फिर अगर इसका लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखें तो कुछ नहीं है ना, कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से जैसे तथा लिखते हैं, यथा लिखते हैं, ठीक है, जैसे और या इसलिए लिखते हैं, तो ये सारे शब्द जो हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे आहा लिखा हमने, आहा, यहाँ तो बड़ा ही आनंद है, ये हमारा विस्मयादिबोधक में आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होना तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। बात समझ में आ गई ना, तो अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो चलो ठीक है, फिर एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विकारी शब्द, और विकारी शब्द में सबसे पहला पद पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है, बचपन से जानते हो, रट रट के 2-2 नंबर ऐसे ही प्राप्त किए हैं, है ना। किसे कहते हैं, परिभाषा कहती है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक है, हमें किसका बोध होता है, नाम का, मतलब उसका नाम क्या है, उसे हम कहते क्या हैं, तो हमें जिस शब्द से ये पता चलता है। अब ये तो इतनी बड़ी परिभाषा हमें बताई जिसमें शब्द दिया, कोई व्यक्ति, यहाँ पे कॉमा लगाओ, कोई व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव या स्थान। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जान लेना, यहाँ एक शब्द और लिख लो, अवस्था। किसी अवस्था का नाम भी अगर हमने दिया है तो हम उसे भी संज्ञा के अंदर ही रखते हैं। अब ये परिभाषा हमारे सामने है इतनी बड़ी, अगर हम इसको बिल्कुल छोटा करें, एकदम शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर एक चीज मिलती है और वो है नाम का बोध। यानी कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी स्थिति, वस्तु, स्थान, किसी का भी हमने जो नाम दे दिया है वो सब का सब हमारा क्या है, संज्ञा है। अब अगर हम ऐसे देखेंगे तो हर एक चीज संज्ञा हो जाएगी, फिर जो हमारी क्रिया है वो भी संज्ञा हो जाएगी, जो हमारा विशेषण है वो भी संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक शब्द जोड़ा इसमें, अवस्था। अवस्था तो कोई भी हो सकती है। अब आप ऐसे समझ लेना कि संज्ञा शब्द वे शब्द हैं, अगर संज्ञा शब्द से अविकारी शब्दों को बाहर निकाल दिया जाए, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम को बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद जो भी शब्द बचेगा वो क्या बचेगा,
संज्ञा। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पहचानेंगे कि अविकारी शब्द कौन से हैं और क्रिया विशेषण और सर्वनाम कौन से हैं? तो ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण सर्वनाम ये तो फिर भी इनमें तो लिमिट है, लेकिन संज्ञा की कोई लिमिट नहीं है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी शब्द हो सकता है। तो आपको समझना ऐसे है, अब जब आप, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको 20-25 या 100-150 शब्द आपको रटवा दूं और फिर उसके बाद छोड़ दूं कि हाँ ठीक है ये संज्ञा है। आपको तो अब हर एक शब्द में खोजना है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे अगर ये दिख रहा है, इसे आप टीवी कहेंगे, तो ये क्या है, हमने टीवी दिया तो टीवी इसका नाम है, तो नाम है तो ये टीवी शब्द जो है क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो कई बार नाउन को नेम भी कहते हैं कि नेम है, ऐसे ही संज्ञा में कुछ लोग संज्ञा को ना कह के उसे नाम कह देते हैं कि नाम ही क्या है, संज्ञा रूप है। तो कहने का मतलब अब वो किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा यह भी नाम है, और ये किसका है, भावना का नाम है। ठीक है, ठीक। अगर जैसे मान लो कि अब हमारे सामने कोई भी शब्द है, झाड़ू पड़ी है तो झाड़ू को कह सकते हैं, आपके हाथों में किताब है तो ये किताब है, या आप जिस पर बैठे हैं कुर्सी है, ये सब के सब जो नाम है ये हमारे क्या हैं, संज्ञा हैं। हमें जो दिख रहा है प्रकाश, प्रकाश दिख रहा है हमको, बताओ दिख रहा है प्रकाश? नहीं दिख रहा। आप कहेंगे मैम दिख तो रहा है, ये देखो ये लाइट है, ठीक है, ये दीवार है, ये एसी है, ये कैमरा है और ये सारी चीज़, हमें प्रकाश नहीं दिख रहा। अभी हम लाइट बंद कर दें अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। लाइट ऑन करेंगे तो फिर ये सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम छू नहीं पा रहे हैं, हम केवल महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ ये है। तो जिसे हम केवल महसूस कर पा रहे हैं वह भी हमारी संज्ञा में है, अगर हमने उसको नाम दिया है तो। जैसे हमने प्रकाश नाम दिया, रोशनी कहा, तो ये प्रकाश, ये रोशनी, ये नाम जो उसे दिया है यह भी हमारी क्या है, संज्ञा है। अब जैसे मान लो हम बोलते हैं हवा, हवा आपको दिखाई देती है? आप कहते हैं मैम दिखाई देती है, जब हवा चलती है लहरें लेती हैं सारी चीजें, तो वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। हवा को तो आप केवल महसूस करते हैं। तो आपको ये बात जब समझ में आई ना कि हम जिस चीज को महसूस करते हैं, अब ऑक्सीजन है, दिखाई देती है क्या आपको? लेकिन आप हर क्षण तो अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपके आसपास घूम रहे हैं एयर में, क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं? नहीं। लेकिन आपने कहा ऑक्सीजन, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो नाम आपने दिए ये नाम क्या है, संज्ञा हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है? जब हम ऐसे सोचते हैं, सोचते सोचते, तो मैं आपसे कहूँगी दौड़ना, तो आप कहेंगे कि मैम 1 मिनट ये बताओ, जो हम ये दौड़ना कर रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक दौड़ के जा रहे हैं, तो ये भी तो एक संज्ञा ही हो सकती है, नहीं उस अवस्था का नाम है, तो हम इसे संज्ञा में नहीं रख सकते। तो अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि संज्ञा से हमें उस शब्द को अलग रखना है जिसे हमें क्रिया कहना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा दौड़ना, तो दौड़ना क्या है, हम एक काम कर रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी लग रही है। तो याद रखना, जिस एक्टिविटी में हमारी एनर्जी लगे, जिसे हम काम के रूप में लें, उन सबको हम किस में रख देंगे, क्रिया में। तो संज्ञा से उन्हें बाहर निकाल देंगे तो वो हो गई हमारी क्रिया, अलग हो गई। इसी तरह से विशेषता बताने वाले शब्द आएंगे, जैसे बच्चा पतला है कि मोटा है, तो आप बताएंगे पतला है या मोटा है। तो ये पतला और मोटा जो है ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता को बताने वाले शब्दों को आप बाहर निकाल देंगे तो ये हो गए विशेषण। अब वहाँ जो बचा वो फिर रह जाएगा आपका क्रिया संज्ञा के अंदर। अब वहाँ पे हमने कहा कि मैं, तुम, आप, यह, वह, ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे सर्वनाम आते हैं, तो हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो अब जो वहाँ पे बच रहा है वो संज्ञा बच जाती है। समझ रहे ना? इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अगर हम देखें तो पूरा शब्दकोश हमारा क्या है, संज्ञा से भरा पड़ा है। तो ये चीज़ आपको आसानी से समझनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको समझ नहीं आता कि किस शब्द को कहें। आजकल आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं
वो आपसे ये पूछे जाता है, 4 शब्द दे देता है, इनमें से बताओ संज्ञा कौन सी है या विशेषण कौन सा है या क्रिया कौन सी है, ये बताओ। तो आपको उसे, आप किसी परिभाषा के जरिए उसको नहीं पहचान सकते, आपको हर शब्द की पहचान होनी चाहिए। तो उसके पीछे का, अब देखो यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं तो शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे, उसके पीछे का भाव जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि किताब अगर मैं बोलूं तो आपके दिमाग में किताब की फोटो बनती है, तो जो आपके दिमाग में फोटो बन रही है ना, वही निश्चित करेगा कि वो शब्द है क्या। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप छोटे बच्चे नहीं है, ये बात ध्यान रखना, जो मैंने आज बात बताई है ये छोटे बच्चों के स्तर की नहीं है, आप लोगों को समझना है, पर इससे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो चलो यहाँ पे उदाहरण लिख लेते हैं, वो तो आपको पता है। जैसे में क्या लिखोगे, जैसे किसी का नाम जो लिखते आए हैं मोहन, बड़ा ही प्यारा नाम है मोहन, है ना। जैसे सीता, गीता, या स्थान का नाम रखें दिल्ली, वस्तु का नाम रखें पुस्तक, हमारे जो काम की चीज़ है वही रखते हैं। ठीक है, जैसे भाव का नाम रखें प्रेम, क्रोध क्यों रखते हैं, प्रेम की बात करते हैं। ठीक है, आदि आदि आदि, ये हमारी क्या हो जाएंगी, सब संज्ञा हैं, इनको हमें यहाँ पे पहचानना है। क्यों नहीं होगा, जब हम कहते हैं तापमान, जिसे आप कह रहे हो टेम्परेचर, संज्ञा ही है। हमें एक चीज़ को, एक अवस्था का नाम दिया है हमने उसे, वो कोई विशेषता नहीं बता रहा है, वो पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये है, तो नाम हमें ये पहचानना है। अगर हम कहें कि आज का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, तो जो गर्म है ये विशेषता बता रहा है उसकी, तो ये विशेषण होगा गर्म, ठंडा, इस तरह से। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि संज्ञा की पहचान हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेंगे कि हम संज्ञा की पहचान ऐसे ही करते हैं कि संज्ञा शब्द जो है वो हमारा प्राणीवाचक भी हो सकता है और अप्राणीवाचक भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है कि संज्ञा से संबंधित वाक्य है या सही संबंधित वाक्य है, तो आपसे कह सकता है कि संज्ञा प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक हो सकती है। प्राणीवाचक का मतलब है सजीव, और सजीव मतलब जिसे आप लिविंग कहते हैं, और अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव, जिसे नॉन लिविंग कहते हैं। चलो क्या करूं, मुझे समझाना पड़ता है अंग्रेजी भाषा में, ये मुझे बड़ा ही मतलब बहुत बेकार लगता है, सच बात ही है। प्राणीवाचक में जैसे शब्द आ गए लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, मोहन आदि। ठीक है, इनमें प्राण है, जिनमें प्राण है, जीवन है, सजीव। अप्राणीवाचक जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, सड़क आदि, इनमें प्राण नहीं है, तो ये अप्राणीवाचक। नंबर 2 पॉइंट कहता है, देखो मजेदार बात यह है कि आज भी आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, समझना है बस। ठीक है, तो सोना मत, जिस दिन ये रहता ना कि लिखना नहीं होता, उस दिन सोने वाली चीज हो जाती है। आगे कहते हैं संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के होते हैं। पूरे वाक्य से आपको कोई मतलब नहीं होता, 2-4 शब्द होते हैं जिनको समझना है। गणनीय मतलब जिसकी गणना हो सके, ठीक है, जिसे काउंट किया जा सके। अगणनीय जिसकी गणना न हो सके, जिसे काउंट न किया जा सके। जैसे गणनीय लड़का, किताब, बोतल, मतलब हम कहते हैं 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 3 किताब, 4 किताब, इस तरह से कर लेते हैं। अगणनीय में जैसे पानी, तो 1 पानी 2 पानी तो हम नहीं कर सकते ना, 1 हवा 2 हवा 3 हवा चल रही हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। प्रकाश है, तो यानी इनकी हम गणना नहीं कर सकते, तो ये हमारे अगणनीय होते हैं। तो संज्ञा हमारी दोनों प्रकार की होती हैं, गणनावाचक भी और अगणनावाचक भी। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा। तीसरा पॉइंट कहता है कि वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान आदि कारक के रूप में पहचाना जा सकता है। इसने कहा है कि कभी आपकी परीक्षा में इस तरह से आ जाए, कोई वाक्य दिया रहे और वाक्य को रेखांकित करके किसी शब्द को, और आपसे कहे कि बताओ कि यह संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको ये पहचान करना है कि वो शब्द कहाँ रखा है। अगर वो किसी कारक के स्थान पर रखा है
तो मतलब वो उस समय क्या है, संज्ञा है। ठीक, अब कारक कैसे पहचानोगे, सवाल ये है आपके दिमाग में आ रहा है मैम ये कर्ता क्रिया कर्मी कर्ता कर्म और संप्रदान ये है क्या। तो आज से जो हमारी 5वीं क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरा पॉइंट हमको जो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये हमें कारक चिन्ह की क्लास में समझ में आएगा। 2 दिन का हमारा कारक चिन्ह होगा तब हम पढ़ेंगे, तो आपको उस समय समझ में आ जाएगा ये। तो अभी हम बस इतना दिमाग में रखते हैं कि हाँ, अगर इस तरह का वाक्य लिख कर आ जाएगा तो ये सही है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, झमेला है, अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं अलग अलग। तो जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको ही बताया गया है। संज्ञा के भेद जब हम करते हैं तो लोग 2 आधार पर इसके भेद करते हैं। कुछ लोग अर्थ के आधार पर करते हैं और कुछ व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अर्थ के आधार पर अब आपकी परीक्षा में दोनों ही तरीके से इसका प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। और व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद करते हैं तो 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। सच कहूँ अगर हम अपनी संज्ञा को इन 3 भागों में बांट दें तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। ये 5 भागों में बांट के और फिर इनमें पूछते हैं कि ये संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है या समुदायवाचक है या द्रव्यवाचक है, तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। इन 3 तरीके से कर दें तो आसान होगा, लेकिन ऐसा किया नहीं है। आसान चीज़ें हमारे देश वालों को पसंद कहाँ है ना। तो ये 2 तरह से आपकी संख्या के आधार पर आएंगे, पूछेंगे। अब बात करते हैं हम आधुनिक वर्गीकरण की, जो हमारे संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण है जिसको माना जाता है। ये आधुनिक वर्गीकरण अंग्रेजी भाषा के वर्गीकरण पर आधारित है। यह प्रश्न भी कभी आ सकता है, तो आप इसे मतलब बताएं कि यानी संज्ञा का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। संज्ञा के हमने 3 भेद किए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 उपभेद किए, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। एक बात ये समझ लेना, भेद और उपभेद का मतलब होता है कि हम भेद को भी अलग पढ़ते हैं और उपभेद को भी फिर अलग से पढ़ते हैं। यानी इसके अंदर रहता तो अंदर है कि जैसे जिस शब्द में आपको समुदायवाचक संज्ञा मिलेगी उस शब्द में आपको जातिवाचक संज्ञा भी मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई शब्द, जैसे मान लो हमने शब्द दिया समुदायवाचक में आ गया परिवार, तो परिवार शब्द में सबसे पहले नंबर पे तो है समुदायवाचक संज्ञा। अगर ये पूछें कि परिवार में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, तो पहले नंबर पे तो आप लिखेंगे यहाँ पर समुदायवाचक। और अगर समुदायवाचक ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर क्या लिखेंगे, जातिवाचक। इसी तरह से द्रव्यवाचक के अंदर भी क्या होता है, यह भी इसमें भी माना जाता है कि जाति होता है। जैसे मान लो लोहा है या कोयला रख दिया, तो ये क्या है, हमारा द्रव्यवाचक भी है, लेकिन लोहा कई प्रकार का भी होता है, मतलब जाति भी हो गई, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा द्रव्यवाचक। ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, जातिवाचक। समझ गए ना। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम इसमें अगर हमने अपना दिमाग ज़्यादा लगा दिया ना चाचा चौधरी की तरह, तो फिर कई सारे पॉइंट आपके सामने ऐसे आ जाएंगे कि मैम ये वाला जातिवाचक में तो नहीं जा रहा, ये तो व्यक्तिवाचक में जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन, समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन के भेद थोड़ी ना होते हैं। ऑक्सीजन तो एक है अपने आप में, मतलब गैस, और गैस में एक ऑक्सीजन। तो अगर गैस शब्द की बात करेंगे तो पहले हम उसको द्रव्यवाचक में लेंगे, द्रव्यवाचक नहीं होगा तो किस में लेंगे, जातिवाचक में। और फिर उसमें अगर ऑक्सीजन आ गई तो उसको हम किस में लेंगे, व्यक्तिवाचक में। बात समझ में आ रही है। छोटे बच्चे इस झोल को समझ नहीं पाएंगे। संज्ञा बहुत आसान है, लेकिन जो टफ होती है, जो कठिन हमारे लिए बनती है, वो इस पॉइंट पे बनती है कि अब हम उसमें क्या लगाएं, उसको रखें कैसे। तो आपको बस समझना है, यानी उसके पीछे का भाव समझना है कि वो कौन सा भाव दे रहा है। अगर वो गैस का भाव दे रहा है तो द्रव्यवाचक में लगाते हैं, द्रव्यवाचक आएगा पहले।
द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसको हटाकर फिर जातिवाचक में, क्योंकि ये इसका भेद है और जातिवाचक नहीं और नाम दे दिया उस समय ऑक्सीजन का, तो फिर हम व्यक्तिवाचक में लगाते हैं। चलो इस वाली चीज़ को मैं बाद में दोबारा फिर बताऊंगी, समझाऊंगी कि प्रश्न कैसे हल करने हैं आपको। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है ये 5 प्रकार का। सबसे पहले दिया व्यक्तिवाचक हमारे सामने, ध्यान दो। ऐसा तो नहीं किसी को नींद आ रही है, अगर नींद आ रही है तो बताओ पानी का छिड़काव करवा देते हैं, अगर आ रही हो तो, और फिर भी नहीं जाएगी तो पीछे जगह खाली है, खड़े हो जाना जाके क्लास में, है ना, पर सोना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो चलो किनको आ रही है, आ रही होगी किसी को, तभी तो मैडम ने बोला है, देखा तो होगा, नजरें तो पड़ी होंगी ना। चलो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है, जरा जोर से पढ़ो सब। चलो नींद उतरी, ध्यान दो। जो शब्द किसी विशेष, आपको जो फोकस करना है किसी एक शब्द पे करना है, पूरी परिभाषा पे नहीं, समझ गए। ये कह रहा है किसी विशेष, अब मैं जिसको गोला करती हूँ ना, आप इसको हाईलाइट कर लिया करिए, हाईलाइटर रखा करिए अपने साथ। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के नाम की बात करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र, भरत, सीता, सुनीता, सरदार पटेल, भगत सिंह, मदन, और या आप सबके नाम, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। प्राणियों के नाम की जब बात करते हैं तो देखो ऐरावत, और एक बात ध्यान रखना, ये मत लड़ना मुझसे कि मैम आपने तो व्यक्तिवाचक के अंदर हाथी रखा हुआ था इसलिए मैं हाथी आया तो व्यक्तिवाचक लगाया। यहाँ आपको ये बताया गया है कि ऐरावत जो नाम है वो किसका है, एक हाथी का है, तो ये ऐरावत शब्द है व्यक्तिवाचक, ना कि हाथी, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें नहीं है व्यक्तिवाचक, ये बात ध्यान रखना। कामधेनु ये गाय का नाम है तो कामधेनु में व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसी तरह से चेतक, चेतक एक घोड़ा का नाम है तो चेतक में व्यक्तिवाचक है। चेतक की कहानी सुनी है आप लोगों ने, नहीं सुनी? अरे आपने कविता नहीं पढ़ी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था। देखो ये हम ये कहते हैं ना हमारा इतिहास पता नहीं कहाँ गुम हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर से मिलता है। हम उस देश के वासी हैं, इंसान तो छोड़ो जहाँ के जानवर भी अपना दमखम रखते हैं। ये चेतक, ये वो घोड़ा था जो कहा जाता है कि किसी घोड़े की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हाथी के सूंड पर कदम रख के उसके राजा को मार सके, जब पहले युद्ध हुआ करता था। और चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो उछल के सीधा हाथी के सूंड पे पैर रख के आगे तक ले जाता था राणा प्रताप को, और राणा प्रताप के सामने कोई भी शत्रु यानी कहते हैं ना उसके घोड़े को देख कर डर जाता था। तो आप देख सकते हो कि आदमी तो छोड़ो, आपके यहाँ के जानवर भी अलग हैं। शेर तो दूर सी बात है, शेर के लिए तो दुनिया कहती है, यहाँ घोड़े भी एक अलग ही है। पढ़ना, नेट पे पढ़ा होगा, देखना, जानो तो सही, हाँ जी। हाँ ये तो हम अलंकार में पढ़ेंगे जब चीजें सारी, अभी मैंने बस बता दिया कि कुछ तो जान लिया करो ना। आगे देखो जल्दी से फटाफट, स्थानों के नाम, दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई, जापान। कोई भी स्थान हो, देश का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, जिले का नाम हो, गांव का नाम हो, कस्बे का नाम हो, यानी किसी भी जगह का नाम हमारा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम या अलग 10 दिशाएं मानी जाती हैं, ठीक है, उनके नाम हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो लिखा है व्यक्ति, प्राणी, स्थान, दिशा, समुद्र, नदी, पर्वत, पुस्तक, उत्सव, महीने, दिन, इन शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इन शब्दों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बात ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत करते हैं छात्र, कहते हैं मैम आपने तो लिख रखा है यहाँ पर, देखो ये सारे शब्द जो यहाँ दिए हैं ना इधर कोने पे, इन सब में जातिवाचक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ लिखे हुए हैं इनमें व्यक्तिवाचक। अब जैसे महीनों के नाम दिए हैं, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर,
एक छात्र ने बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा, मैम जनवरी में नहीं है क्या व्यक्तिवाचक? मैंने यहाँ जनवरी नहीं लिखा, फरवरी नहीं लिखा, तो 12 के 12 महीने में, ठीक है, यहाँ पे दिनों के नाम लिखे, हम इसमें बुधवार नहीं लिखा हुआ। तो यह भी प्रश्न पूछा था, फोटो खींच के भेजा था, मैम बुधवार में नहीं है क्या व्यक्तिवाचक? तो कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, तो इसलिए ध्यान रखना 7 के 7 दिन की बात है, वो नहीं आदि लिखने का मतलब है इससे जैसे जितने भी हैं सबकी बात कर रहे हैं। चलो वाक्य प्रयोग करो यहाँ पर। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, सच बात बता रही हूँ। ये सारी चीजें मुझे पहले नहीं आती थी, जो डाउट आ जाता है वो मैं यहीं बता दूँ, फिर आगे ना आए भविष्य में। तो वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो, यहां से लिखना सामने से को, भारत के दक्षिण में, नहीं रुक जाओ, लिखो भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखो, अजय को कल आगरा जाना था। अजय को कल आगरा जाना था। 2 वाक्य हैं, और वाक्य जब भी लिखेंगे हम 2-2 वाक्य लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। तो अब ये बताओ, यहाँ लगातार लिख दिया होगा ना, पता है मुझे। अब मुझे ये बताओ, ये 2 वाक्य हैं, इन 2 वाक्यों में उन शब्दों को आपको बताना है जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जल्दी रेखांकित करो, रेखांकित करके पहले बताओ, पहले वाक्य में भारत, उत्तर, हिमालय, ठीक है। भारत, उत्तर और हिमालय, ठीक है। दूसरे वाक्य में अजय, आगरा, ठीक है, रेखांकित करके। तो ये रेखांकित करके और नीचे लिख दो, रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब आपसे वो किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, पहचान हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है, देखो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का, इसमें क्या हमें ध्यान देना है, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द लिखे हैं, मनुष्य, लड़का, गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, नारी, नदी, किताब, ग्रंथ आदि। अब तो नहीं आएगा क्या आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा ना, इधर से मेरे को प्रश्न आ गया था, अभी बताने वाली हूँ, कहने ही वाली थी कि अब आपके दिमाग में ये वाला डाउट आ रहा होगा, तो वो आपने पहले पूछ लिया। देखो अक्सर छात्र ये कहते हैं जातिवाचक के लिए कि मैम लड़का जातिवाचक कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले तो जाति की बात करो। यहाँ पर ये एक लड़का है जो हिंदुस्तान का है, ये एक लड़का अमेरिका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये रूस का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ, चलो एक अफ्रीका का भी रख लेते हैं, तो ये भी लड़का है, 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 समझ गए ना। अब इन सारे लड़कों को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें और इनको एक शब्द दें तो क्या कहेंगे, लड़के। क्या बोलेंगे, लड़के। तो ये सब के सब जो हैं अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं कि क्या है, लड़के, ठीक है। तो लड़के शब्द चाहे कोई सा भी हो, इसमें आप स्पेशल नहीं। अब अगर मान लो हमने इसका नाम रख दिया, ये क्या है, राजू,
तो अब ये इसे जब हम लड़का बोलेंगे तो लड़का शब्द क्या है, वो जाति का बोध करा रहा है। अभी हमें नहीं पता कौन सा लड़का है, क्या है उसका मतलब वो अपनी जैसी जाति को दिखा रहा है। लेकिन अगर हमने राजू कहा तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, ये किसी एक ही व्यक्ति का होगा। आप कहेंगे नहीं मैम हमारी क्लास में तो 3-4 राजू हैं, कैसे हो गए एक? वो 3-4 हों या सारे ही राजू हों फिर भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि आप एक हैं, आप अपने लिए एक हैं। समझ गए ना? तो अब फिर जब एक होगा ना, मान लो अगर सपोज करो कि हमारी क्लास में 10 राजू हो गए और हमको अगर प्रेजेंट लगानी है तो हम कैसे कहेंगे? हम सारे 10 राजुओं को ना क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, राजू 1, राजू 2, राजू 3। हमने और ज्यादा उनको स्पेशल कर दिया ना। तो कहने का मतलब है कि नाम हमेशा क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक में रहेगा। तो जाति यही होती है। अब इसी तरह से मान लो आप गाय शब्द को कहें तो अमेरिका की गाय या हिंदुस्तान की गाय, गाय तो गाय है। अब हम एक शब्द बोलेंगे वो गाय। हाँ, अगर हम उसे कहेंगे अमेरिकन गाय, तब हमने अमेरिकन जो शब्द लगाए ये व्यक्तिवाचक है। समझ गए? तो हम जब गाय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो गाय शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन अमेरिकन गाय कर दिया हमने तो वो हो गई व्यक्तिवाचक, यानी उसको स्पेशल दिखा दिया हमने। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। आगे देखो, यहाँ पर वाक्य प्रयोग करो। अच्छा, दोनों जगह है, आपको एक वाक्य यहाँ लिखना, एक वाक्य यहाँ लिखना। ठीक, अलग से नहीं लिखो। इसमें जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है, अल्प विराम लगाएंगे इसके बाद, वहाँ देवता वास करते हैं, पूर्ण विराम लगा देना। दूसरा वाक्य लिखो। हमारे देश में कई नदियां हैं। हमारे देश में कई नदियां हैं। हमारे देश में कई नदियां हैं। अब बताओ इनमें जल्दी से किस शब्द में है जातिवाचक? नारी और देवता, रेखांकित कर लो। और दूसरे वाक्य में देश और नदियां। ठीक है, तो रेखांकित शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। कठिन लग रहा है कोई? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान। आगे देखो, दिया हुआ आधुनिक मान्यता के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद करके देखे जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा जब अगर हमारे सामने ये वाली बात आ गई कि जो शब्द ठोस, अब ठोस में सबको ही आ जाता है, ठोस में मनुष्य भी आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब हमारा दिमाग चाचा चौधरी से ज़्यादा तेज चलता है ना, तो फिर कहेंगे हम कौन से द्रव वाले हैं, क्या हम द्रव हैं या गैस है, हम भी तो ठोस ही है ना। ठोस क्या होता है? वो जिसकी आकृति हो, तो हमारी भी तो आकृति है ना। तो अब फिर ये समस्या आ जाएगी। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि जब ठोस और द्रव और गैस वाली बात आए, तो जब आपने विज्ञान में पढ़ा था, विज्ञान में आपने जिन चीज़ों को ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु के अंदर पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे द्रव्यवाचक में रखेंगे। तो आपने लोहा को पढ़ा ठोस में, ठीक है, सोना को पढ़ा, चांदी को, रत्न हैं, ये सब किस में पढ़े? ठोस में। जो गैस की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमने किस में पढ़े? गैस में पढ़े। तो इन सबको हम किस में रखेंगे? द्रव्य में रखेंगे। इसी तरह से जैसे हमने कोयला पढ़ा
तो अधातु के अंदर पढ़ा, तो हम कोयला को इसी के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम द्रव की बात करते हैं, जैसे तेल, दूध, पानी, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, द्रव के अंदर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ठोस, द्रव, गैस जो हमारे आएंगे, तो उसमें जो हमने विज्ञान के अंदर पढ़ा है वो सारे शब्द हमारे किस में आ जाएंगे, ठोस, द्रव, गैस होकर द्रव्यवाचक में। धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, और अधातु जैसे प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक आदि, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये सब के सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तो हमें इन शब्दों को ध्यान रखना है। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे कि विज्ञान वाले शब्द हमें इसके अंदर रखने हैं तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर वाक्य प्रयोग करो, लिखो जहां कोयला पाया जाता है, जहां कोयला पाया जाता है, कमा, वहां हीरा भी हो सकता है। जहां कोयला पाया जाता है वहां हीरा भी हो सकता है। अगला वाक्य लिखो, मनुष्य को सभी धातुओं में, मनुष्य को सभी धातुओं में सोना अधिक पसंद है। मनुष्य को सभी धातुओं में सोना अधिक पसंद है। अब बताइए मुझे, कोयला और हीरा, ठीक है। दूसरे वाक्य में, इसीलिए मैंने जानबूझ के दिया था इस वाक्य में धातु शब्द। धातु शब्द में जातिवाचक है, ठीक है, क्योंकि धातु उस तो कोई भी धातु हो सकती है, किसी भी धातु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल सोना, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये सोना इतना महंगा क्यों होता है? हर कोई सोने के पीछे ही भागता है। इतना महंगा क्यों होता है? अगर हम आभूषण बना के पहनते हैं, हम पीतल के भी तो बना के पहन सकते हैं, सोने की जरूरत क्या है? कभी सोचा है दिमाग में? ये कौन सी बात हुई? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये मत सोचना। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब सच में ही पढ़ रहे हो या बस यूं ही पढ़ रहे हो? दोनों बातों का मतलब समझते हो? सच में पढ़ना मतलब आपको हर चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसका अब ये मतलब क्या महत्ता है इसकी। और यूं ही पढ़ने वाला, अरे मैडम ये मत पूछो, इतना दिमाग लगाने वाला काम हमसे मत करवाओ, हम तो बस पढ़ रहे हैं, परीक्षा देनी है बस रट्टू तोता की तरह। हमें करना क्या है इन सब चीजों को? उससे भी आगे जाके आखिर हमने इसको ही क्यों रखा है ऐसा? क्या खास चीज है सोने के अंदर जो सोने को हमने इतना उठा के, और फिर उसके बाद हम डायमंड की बात करें? हाँ, कुछ कुछ उस बात पे पहुंच रहे हो, लेकिन अरे सीधी बात है। अब ये देखो, आपने कभी देखा है कि खरा सोना, सोना अगर प्योर होगा तो आप उसको देश की किसी भी स्थिति परिस्थिति कहीं पर भी रख दो, उस पर कोई जंग, कोई खरोंच या किसी तरह का कोई विकार उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। आप लोहे को अगर रखें, किसी नाले के आसपास रखें तो जंग लग जाएगा, उसमें नष्ट हो जाएगा। आप अगर कोई जैसे स्टील है और उसे नाले के आसपास में रखते हैं, कॉपर है या इन सारी चीज़ों में, सब खत्म हो जाते हैं। आप देखते हैं ना कि जब एसी वगैरह खराब होते हैं, नाला अगर साथ से गुजर रहा हो तो बोलते हैं नाला है पास में तो नहीं चल पाएगा, क्यों? वो खराब हो जाता है। लेकिन जो सोना है, तो सोना अगर आप जानते हो जिन जगहों पे हम ये सारी धातु प्रयोग करते हैं, अगर इन सब जगह पर अगर हम सोना की धातु लगाएं, सोना जो धातु है उसका प्रयोग कर दें, सोने के तार बना दें, तो हमारी बिजली बचत और ये सारी चीज़। अरे साइंस में आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैंने तो 12th क्लास में पढ़ी थी, मुझे तब से याद है। हमारे टीचर बताते थे कि क्या क्या चीज़ होती है, तो हमने यही सवाल किया था, तो फिर सोने के क्यों नहीं बना देते जब इतना फ़ायदा होता है हर चीज़ में, कभी ख़राब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारे दिमाग में बात आई, तो हमारे टीचर ने ये बताया कि अगर सोने का लगा दिया तो ये तो लोहे के और कापर के और तांबे के ये तो रुकते नहीं है, सोने को कौन छोड़ेगा? एक दिन में नहीं छोड़ेगा, ले ही जाएंगे सब, क्योंकि वो ऐसा नहीं, ये वाली बात नहीं कि वो कम मिलता है,
बात ये है कि हर कोई उसको चाहता है, हर कोई उसको पाना चाहता है। और ये सारी चीज़, अब कोई चीज़ अगर, हाँ ये सच है कि कम मिलता है मात्रा में जितनी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपने कभी देखा आपको मोटिवेशन करते हैं कि सोने जैसा बनो। क्यों बनो सोने जैसा? क्योंकि सोना खरा सोना यानी परिवर्तन नहीं है। यह आपको मोटिवेशन भी देता है। और फिर कभी कहता है ना कि सोना कैसे बनता है? तप के बनता है। जब उसको पूरी तरह, कभी सोने को ऐसा देखा है बिल्कुल पानी की तरह जब रहता है, वो आग में धधकता है पूरी तरह से, और फिर उसको अलग रखते हैं, पानी डाल देते हैं तो एक अलग टिक्की सी बन जाती है। तो वो जो धधक रहा है ना आग में, उस आग में तप के ही वो सोना बनता है। तो इस बात का मतलब समझते हो? जीवन में खुद को अगर खरा सोना बना लोगे ना, तो ये दुनिया आपके पीछे भागेगी, जैसे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इसलिए जीवन में आज का ये मोटिवेशन है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। देखो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कोई मोटिवेशन देता है या नहीं देता, मुझे मेरी पढ़ाई मोटिवेशन देती है, और हिंदी खास करके, हिंदी का हर एक शब्द मुझे मोटिवेशन देता है। समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ देखती हूँ, मैं जिस समय पढ़ाती हूँ उस समय आपकी आंखें बोझल हो जाती हैं, और जब मैं पढ़ाई से अलग कोई भी चीज़ बताती हूँ तो सबकी आंखों से नींद जो है दूर हो जाती है। मतलब कुछ छात्र मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैम आप इधर उधर की बातें मत बताया करो, पर उनको क्या पता कि मैडम की मजबूरी हो जाती है बताना कि अभी मेरे सामने ही सो जाएंगे तो क्या करूँ। चलो आओ यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं। देखो ध्यान देना, समूह का मतलब क्या होता है, यानी जिस भी शब्द के पीछे आपको एक से अधिक चीज का होने का बोध होगा वही समूह हो जाएगा। और समूह का बोध कराने वाले जो नाम होंगे वही क्या कहलाएंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ देखें मेला, तो मेला शब्द है, मेला शब्द के पीछे हमें बहुत सारी चीज़ें होने का बोध होता है। किसी एक व्यक्ति से मेला नहीं बनेगा, वहाँ पर व्यक्ति होंगे, अलग अलग तरह की दुकानें होंगी, अलग तरह की चीज़ें होंगी, तो यानी एक प्रकार का एक ऐसा समूह होता है, तो उसे मेला कहते हैं। ऐसे ही दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे शब्द आता है परिवार। अब परिवार चाहे इसमें पति पत्नी ही हो, लेकिन एक से अधिक है ना, दो होते हैं तो परिवार बनता है। यानी इन सारे शब्दों के पीछे हमें एक समूह का बोध होता है। तो ये सब के सब हमें समूहवाचक संज्ञा के अंदर रखते पड़ते हैं, ठीक है। ब्रिगेड ऐसे ही होता है ना, ये सेना से संबंधित होता है। ब्रिगेड, हाँ गलत लिखा है, आप ये कह रहे हैं ब्रिगेड ही तो होता है। ब्री, आप ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर। अगर ऐसा लगता है तो देख लो, मैं तो देखने के बाद करूंगी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं है। ब्रिगेड, ब्रिगेड होता है। अच्छा ब्रिगेड, आप कह रहे हैं ब्रिगेड, ठीक है। ई की मात्रा देख लो एक बार, चेक करने के बाद बताऊंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर, तो ये बात आपको समझ में आई कि समूहवाचक हमारे शब्द होंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्यों इसमें समूह नहीं होता? कोई एक व्यक्ति का नाम होता है, वो ब्रिगेडियर होता है, वो उसका प्रमुख होता है ना, ब्रिगेडियर उसको बोलते हैं। तो ब्रिगेड जो है वो तो समूह है ना, वो एक टुकड़ी होगी, 4, 5, 6, 10 जो भी उसके अंदर होंगे लोग, उसको बोलेंगे। और वो ब्रिगेडियर होता है उसका प्रमुख, ठीक है। आप देखो इसमें एक बात और इसने कही है कि ये हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे अभी आएंगे ना, शब्द अगर देंगे, मान लो मेला शब्द है, आप कहेंगे मैम मेला के पीछे तो बहुत सारे लोग होते हैं तो इसे बहुवचन में होना चाहिए। नहीं, मेले अगर आप बोलोगे तो वो बहुवचन होगा, लेकिन ये शब्द जो है वो क्या है? एक वचन है। जैसे सरकार,
अगर हम सरकार शब्द की बात करें, सरकार में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, कई सारे होंगे, लेकिन फिर भी सरकार होती है, ना कि होती हैं, ये नहीं कहेंगे हम। जब सरकार से सरकारें बनाएंगे तब वो बहुवचन में जाएगा, लेकिन जो सरकार शब्द भले ही इसके पीछे समूह है, झुंड है, ये एक वचन में होगा। ऐसे ही जैसे भीड़ आता है, आपकी परीक्षा में ये पॉइंट आएगा, प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा, प्रजा, भीड़, ये शब्द हमारे क्या है, एक वचन में। कह रहे वहां से भीड़ आ रही थी, अब कोई एक व्यक्ति तो नहीं आ रहा था, वो तो क्या है, भीड़ आ रही है, पूरा का पूरा झुंड आ रहा है, तो हम वहाँ ये नहीं कहते। अब जैसे झुंड शब्द होता है, तो जैसे मान लो अगर हम कहें कि वहाँ बकरियां चर रही हैं, हमने ये बोला, तो वहाँ बकरियां चर रही हैं, तो बकरियां से हमारी जो क्रियाएं चर रही हैं, बहुवचन हुआ हमारा। लेकिन अगर हमने कहा कि वहाँ बकरियों का झुंड है, तो वहाँ ये नहीं कहेंगे कि वहाँ बकरियों के झुंड हैं। अगर वहाँ बकरियों के झुंड अगर हमने बोल दिया तो क्या होगा कि एक झुंड यहाँ पे है, फिर एक झुंड यहाँ पे है, फिर एक झुंड यहाँ पे, मतलब ये अलग अलग है। अगर ये सारी बकरियां अगर एक ही झुंड के अंदर हैं और यहाँ पर, तो हम इसको एक वचन में ही रखेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए जो समूहवाचक हमारी संज्ञा होती हैं, ये इनके पीछे भले ही कितने लोग हों, लेकिन ये एक वचन में ही होती हैं। ये वाली बात यहाँ कही गई है। चलो इसमें आगे वाक्य प्रयोग करो, लिखते हैं इसमें। लिखो इसमें, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूं। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूं। दूसरा वाक्य लिखो, वहां से सेना की एक टुकड़ी, वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजर रही है। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजर रही है। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजर रही है। बताओ इनमें क्या है? क्या बताया? परिवार और सेना और टुकड़ी, ठीक है, तीनों। टुकड़ी भी होगी, वो भी तो समूह है, ठीक है। इसमें जो ये शब्द है ना, ब्रिगेड, ये इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, और ये उसकी वजह से हुआ है। ये जो कोरल पे आया है ना, ये पहले जो लिखा हुआ है, अगर पहली किताब में देखेंगे सही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आपने जो यहाँ पे देखा, इसमें मतलब सेना और टुकड़ी और परिवार, तो परिवार के अंदर हमारा क्या आ गया? समूहवाचक आ गया। अब इसके बाद जल्दी से फटाफट हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी क्या कहती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि के, यहां पे लिखो, आदि के नाम का बोध होता है, ठीक है। इसमें करो, आदि के नाम का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। ये जो आगे पंक्ति लिखी है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तथा कुछ विभिन्न प्रत्ययों का जोड़कर बनाई जाती हैं। ये इस पॉइंट को ना ब्रैकेट में लिख लो, ये इसलिए क्योंकि प्रश्न आया था परीक्षा में ऐसे पूछने के, सही है कि नहीं है, तो इसके साथ ये रखने के लिए। अब देखो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है,
अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, ऊंचाई आदि आदि शब्द जो हमारे दिए हैं, ये शब्द हमारे सारे के सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा में हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो पहचान के लिए कि जिसको हम केवल महसूस करते हैं वह भाववाचक संज्ञा होती है। जिसे हम महसूस करते हैं, हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। ठीक है, संज्ञा का वह रूप जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वाक्य प्रयोग करो। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन का आधार है। बताओ इसमें भाववाचक। केवल प्रेम, केवल जीवन, आधार, आधार भी। ठीक है, प्रेम, जीवन और आधार, जिसे आप बेस कहते हैं। ठीक है, जड़, नींव एक तरह से। तो ध्यान देना कि अगर हम इस बात को कहें कि जैसे जड़, नींव, इसे तो हम देख पाते हैं कि ये क्या है, लेकिन जो आधार है उसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। जैसे आप कहते हो कि मेरा परिवार ही मेरा जीने का आधार है, सहारा है। तो आधार और सहारा ये दोनों क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आ जाएंगे। तो आप पाते हैं कि अगर हम जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं और गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी भाववाचक संज्ञा एक तरफ और बाकी सभी संज्ञाएं हमारी एक तरफ। इतने सारे शब्द हैं। अब देखो, आधार जो नाम दिया आपने, यह भी तो किसी एक अवस्था को ही दिया है कि यह अवस्था है कहने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। हम जरा वापस देखते हैं इसको कि हमने क्या सीखा है इसके अंदर। तो हम इसी ग्राफ पर जाते हैं। जो ग्राफ है इसमें आप चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक में बता सकते हो। हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम यानी विशेष, विशेष नाम। और विशेष नाम का मतलब होता है जो किसी एक का ही हो, वो क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। जातिवाचक की बात करेंगे यानी पूरी जाति। पूरी जाति को हम जिस नाम से पुकारेंगे, जैसे मान लो हमने गाय कहा, तो गाय की पूरी जाति को हम गाय नाम से ही पुकारेंगे। अब वो बात अलग है कि मैंने अपनी गाय का नाम पार्वती रख लिया या पारो रख लिया या सुनीता रख लिया या कुछ और कर लिया। वो ऐसे ही आप जो आपके डॉगी होते हैं, जो कुत्ता, उसका नाम रख लेते हैं। अब किसी ने अगर उस कुत्ता को कुत्ता कह दिया तो आपको बुरा लगता है, इसका नाम है जैकी, ऐसे मत बोलो, तो वो जैकी उसका नाम हो गया। लेकिन अगर हम जो कुत्ता शब्द कह रहे हैं वो उसकी पूरी जाति हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम जातिवाचक में देखते हैं। भाववाचक में हम सिर्फ भाव की बात करेंगे, जो हमें भाव समझ में आता है वही भाववाचक, यानी जो महसूस होता है। और भाव क्या है, महसूस होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप गुस्सा या क्रोध की बात करते हैं, तो आप कहते हैं मैम हमें क्रोध दिखाई देता है, जब आप गुस्सा हो जाती हैं तो हमें दिखता है, एकदम चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से में आपकी आवाज़ तेज हो जाती है, तो दिख तो रहा है। तो आप गुस्सा देखते हो या मेरा चेहरा देखते हो, मेरी आवाज़ को सुनते हो? अब ये चेहरा तो आप तब देख रहे हो जब मैं प्यार से बात कर रही हूँ, मुस्कुरा के बात कर रही हूँ, और आवाज़ भी सुन रहे हो। तो गुस्से में और प्यार से, इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी तो अंतर नहीं है, वही चीज़ वैसे ही है। तो वो एक तरह की अवस्था ही है जिसे आपने केवल महसूस किया है। ऐसे ही सारी चीज़ आती है। मान लो शब्द आता है, जैसे हमने उदाहरण लिया लंबाई, चौड़ाई। कई बार हमारे छात्र इस बात पे प्रश्न कर देते हैं कि मैम हम तो लंबाई देखते हैं। जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, तो लंबाई आप कभी देखते नहीं हो, ना कभी छू सकते हो, केवल महसूस करते हो। जैसे मान लो आप मुखर्जी नगर में आए थे 1 साल पहले,
अब 1 साल पहले जब आए थे तो आपका भतीजा था जो आपके कंधे पर आता था, तो आप नप के आए थे कि इतना बड़ा हो गया है, हाँ ठीक है। आप 1 साल बाद जाते हैं, अब वो आपके कान पे आ रहा है, तो क्या अरे तेरी तो लंबाई बढ़ गई, तो आप कहेंगे कि अरे दिख तो रही है लंबाई। तो आप ये बताओ कि लंबाई दिख रही है या उसका शरीर दिख रहा है? आपने लंबाई को केवल आभास किया है, आपने महसूस किया है कि पहले यहाँ तक था अब इतना हो गया, तब जो बढ़ा है वो उसका शरीर है। पहले पतला दुबला था अब मोटा हो गया है, आपने केवल उसके शरीर को देखा है, जो वो शरीर ही है, हाथ पैर ही है उसके, जो आपने पहले देखे थे। बस एक अवस्था चेंज हुई है, जो पहले पतला लगता था अब मोटा लग रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि हमें महसूस किया है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं भाववाचक में आते हैं। अब जैसे हरियाली शब्द को लेकर अक्सर हमारे छात्र बड़े रिजिड हो जाते हैं कि हरियाली तो हम देखते हैं, वो कैसे हम उसे नहीं छूते, या ये सारी चीज़ें। आप कुछ नहीं, आप किसी चीज़ को नहीं छूते हो, आप ध्यान लगाओ। मान लो कि आप दिसंबर या जनवरी के महीने में अब गेहूं के खेत में हैं, उस गेहूं के खेत में हरियाली है। आप फिर चले जाइए अप्रैल के महीने में, खेत भी वही, फसल भी वही, स्थिति सारी चीजें हैं, लेकिन अब हरियाली नहीं है, अब फसल पक गई है। तो हरियाली कहाँ चली गई? आपको तभी दिख रहा था, गेहूं का पौधा ही दिख रहा था, वो खेत था, सारी चीजें। वो एक अवस्था थी जो आपको हरियाली के रूप में दिख रही थी। तो इसलिए आप ये हमेशा देखते हैं कि उस समय हरा रंग दिख रहा था आपको, आज पीला रंग दिख रहा है, हरियाली नहीं दिख रही थी। हमने उसको, उस अवस्था को नाम दिया है कि हरियाली, ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे जीवन शब्द हमने कहा, आप कहते हैं मैम दिखता तो है, पूरे जीवन देखते ही तो रहते हैं जीवन को, कहाँ है जीवन, कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं भी तो नहीं दिख रहा। बस आप अपने रहने चलने खाने पीने इस ढंग को, इस चीज को क्या कह रहे हैं? एक जीवन कह रहे हैं। बचपन मैं बचपन में ये करता था, पता है बचपन कैसा था? हाँ मैम बहुत बढ़िया था, पेड़ों पे चढ़ते थे, कूदते थे इधर उधर, कोई कुछ कहता भी नहीं था। बचपन कहाँ था? वो तो आप थे, आपको कोई कुछ नहीं कहता था। जमीन पे सो गए रात को, सुबह आँख खुली तो बिस्तर पे हैं, किसने सुलाया, कहाँ सुलाया, कैसे सुलाया, कोई मतलब नहीं। हाँ बचपन नहीं, वो आप थे। तो बचपन वो अवस्था थी। अब जवानी में घर में कोई टिकने ही नहीं देता, जाओ कमा के लाओ, ये करो वो करो, दुखी हो गए हैं। और बुढ़ापे में बोझ बन जाते हैं, भगवान कब मौत आए, मृत्यु कब हो। मृत्यु आ गई, ये तो मर गया, इसकी तो मृत्यु हो गई। पता चलता है मृत्यु क्या है? नहीं पता, बस आभास है, आपने महसूस किया है। आदमी पहले चल रहा फिर रहा था तो जीवन था, अब पड़ा हुआ है नीचे, न सांस ले रहा है न कुछ कर रहा है, मृत्यु हो गई है इसकी। न जीवन देखा न मृत्यु। तो जीवन मृत्यु ये सारी चीज सब किस में है? भाववाचक संज्ञा के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं आराम से। इसके बाद जातिवाचक में रखते हैं, जहां पर समूह हमें दिखेगा, किसी भी प्रकार का समूह होगा समुदायवाचक कहलाएंगे। और इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया, ठोस द्रव गैस में जो आपको रखना है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको पहचानने का कि इन चीज़ों को आप इसके अंदर रखना तो आप पहचान सकते हैं। अब ये इतना आसान है, फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि शब्द अगर आपके सामने रख दिया गांधी, आपसे पूछेगा कि गांधी शब्द में संज्ञा बताओ, क्या बताओगे? क्यों? जातिवाचक कैसे है? हम नहीं दे रहे वाक्य में प्रयोग करके, हम सिर्फ गांधी रख रहे हैं। फोटो क्या आ रही है आपके दिमाग में? गांधी से महात्मा गांधी आ रहे हैं ना। तो बस जो आपके दिमाग में फोटो आएगी पहले वही आपको रखना है। अगर केवल शब्द रख दिया गांधी में, आपको क्या बताना है? कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि गांधी आप जानते हैं, गांधी शब्द से महात्मा गांधी को एक ही व्यक्ति हैं। उसी अगर राहुल गांधी करके आएगा तो आप पूछेंगे अब, लेकिन उसमें भी देखना कि राहुल गांधी दो शब्द हो जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप थोड़ी देर को रुक के समझो, हमारे देश में यही वाली चीज तो नहीं समझे थे। हम पढ़ रहे हैं क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या दो शब्द की है? ध्यान रखना, एक ही शब्द है, एक सुरेखा है।
एक सुरेखा वाले शब्द की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग की बात नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहले चीज ध्यान रखना, आप राहुल गांधी करके करोगे तो राहुल गांधी पूरा अपना बताता है, उसका नाम राहुल गांधी नहीं, पहले राहुल है, गांधी तो टाइटल है उसका बाद में। तो राहुल व्यक्तिवाचक है, अपने आप में अलग है। लेकिन ये जो गांधी है, इस गांधी में गांधी का नाम यहाँ पे क्या है? हाँ जी बच्चा, देखो मैं बता रही हूँ ना, वही बता रही हूँ। गांधी जी का नाम गांधी जी थोड़ी है, क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन है उनका नाम, करमचंद उनके पिताजी का नाम है। लेकिन इस गांधी शब्द के पीछे हम उसी व्यक्ति की फोटो देखते हैं कि है कौन? बापू। अब बापू शब्द में भी वही है। अगर हम बोलते हैं बापू जी, हमने बोला, अब बापू हम अपने बापू को भी बोल रहे हैं, लेकिन हम वहां भी बोल रहे हैं। तो लेकिन अगर हम कॉमन स्तर पे अगर किताब में कहीं बापू शब्द देखेंगे तो किसका हमारे दिमाग में आती है फोटो? बस हमें ये वाली चीज चेक करनी है, ये नहीं कि दुनिया जहां की। ऐसे तो बापू शब्द जो है जातिवाचक है, क्योंकि सबके पिताजी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पिता शब्द है, ये पिता शब्द है। अब हमारे छात्र ऐसे कहते हैं मैम पिता, ये जाति कैसे? मैम ये वाली चीज नहीं, ये जाति नहीं हो सकती। अरे सबके पिता पिता हैं। अब वो बात अलग है कि किसके पिता का अलग नाम है, सारी चीज, लेकिन पिता, मेरे पिता, आपके पिता, उसके पिता, उनके पिता, सबके पिता है, लेकिन जाति को दिखा रहा है। हमें वो समझना है शब्द, हम क्या सीख रहे हैं, विचलित नहीं होना है किसी भी चीज पर। हम सीख रहे हैं पद, इसको नहीं छोड़ना। हम इस पद के पीछे वाले जो चीज हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम इस शब्द की बात कर रहे हैं। समझ गए ना? तो इस बात को कभी नहीं छोड़ना। तो हम इस पिता शब्द के पीछे देखते हैं तो जाति का बोध करा रहा है, माँ शब्द को देखेंगे जाति का बोध करा, सबकी माँ, ठीक है। इसी तरह से जब हम गांधी शब्द की बात कर रहे हैं, इस गांधी शब्द से हमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है, और वो एक व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपिता, अब राष्ट्रपिता में अगर पूछ लिया तो क्या सारी दुनिया ने राष्ट्रपिता बना रखे हैं? क्या नहीं बना रखे ना। राष्ट्रपिता अपने आप में अब एक शब्द है, इसे हम कहेंगे ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अब मान लो हमने शब्द लिया विभीषण, तो व्यक्तिवाचक है क्योंकि हमें पता है विभीषण कौन। अब अगर हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया, हमने ऐसे कहा कि आज भी हर घर में विभीषण मौजूद है, तो अब यहाँ पर विभीषण रेखांकित करके आपसे पूछा, तो अब यहाँ विभीषण जो है वो जाति का बोध करा रहा है, यानी वो व्यक्ति जो घर का भेद बताता है उसको हमने विभीषण कह दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये जो यहाँ पे थोड़ा अंतर आता है वो ये अंतर आता है, और इसी चीज को आपको समझना है। अब एक शब्द है जो बहुत आता है, अगर ऐसे लिख दिया, आपको इस तरह से दिया है उद्धरण चिन्ह में बंद करके, आम शब्द में बताइए संज्ञा कौन सी है? आम, व्यक्तिवाचक, ठीक है। जब आम शब्द दिया होगा तब व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आम एक प्रकार का फल है, तो फल के परिप्रेक्ष्य में हम आम को देख रहे हैं, तो यानी फल जातिवाचक, और उस जाति के प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार का फल है आम। लेकिन अगर हमने वाक्य प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रकार का आम पाया जाता है, अब यहाँ आम क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि अब वो दिखा रहा है कि कई प्रकार के अलग अलग आम है, उसकी जातियां हैं। तो जो समस्या है ना, वो समस्या ये ही है आपकी परीक्षा में। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगर ऐसे रख के दिया होगा सिंगल, यानी एक अकेला शब्द दिया है, तो आप उसको उसके व्यक्तिवाचक यानी जो पहला भाव निकल रहा है उससे कहेंगे। अगर वो वाक्य में प्रयोग है तब आप देखेंगे कि उसका भाव क्या है। अब ये मत सोचना कि अच्छा मैम ने बता दिया जब आम अकेला रहेगा तो इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक, और जब वाक्य में प्रयोग होके आ गया तो मतलब वो जातिवाचक। अब एग्जाम में हमने आपसे पूछ लिया कि मुझे फलों में आम बहुत पसंद है, आपने अपने दिमाग में एक ही बात बैठा रखी थी, वाक्य में प्रयोग आते ही ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, लगाया है जातिवाचक। आपको भाव देखना है, वाक्य क्या बता रहा है। वाक्य कह रहा है कि मुझे फलों में आम बहुत पसंद है, तो आम पसंद है, तो मतलब यहाँ पे भी ये क्या है? व्यक्तिवाचक है।
अब जब हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम कई प्रकार के पाए जाते हैं, यहाँ था जातिवाचक, क्योंकि वहाँ हम आम के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से आपकी परीक्षा में अगर मान लो ये दे दिया कि लंका का रावण क्यों, या हमने ऐसे वाक्य दिया कि रावण इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई विभीषण था। अब अगर इस तरह से दे दिया, या रावण विभीषण के कारण हारा, ऐसे दे दिया, तो वाक्य तो प्रयोग ये भी हो रहा है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमें मैंने बताया था कि वाक्य प्रयोग हो तो इसको जातिवाचक में लगा देंगे। नहीं, वाक्य तो उसी विभीषण की बात कर रहा है ना जो पहला था, तो वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन हमने कहा कि आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है, तो यहाँ ये वाक्य कह रहा है, जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह से आपको इस बात को समझना है अच्छी तरह से। और इसमें मैं समझती हूँ कि आप उस अवस्था में हैं जिसमें आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपकी परीक्षा में आता रहा है ये, और कभी भी आ सकता है, पूछा जा सकता है फिर दोबारा से, कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको उत्तर देना है 5, लेकिन ऐसा नहीं है। भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से बनाई जाती है, पर समस्त किताबों में यह 5 प्रकार से दे रखी है। तो आपकी परीक्षा में जो उत्तर माना जाता है वो 5 प्रकार से ही माना जाता है। कौन कौन सा? जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय भाव से। ठीक है, तो सॉरी, अव्ययी जो हमारे शब्द हैं उनसे। अब जाति से, जैसे मान लो अगर शब्द है पुरुष दिया है तो पुरुष से पुरुषत्व बना दिया है, मानव से मानवता हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरह से सर्वनाम से, जैसे अपना शब्द है तो उसे अपनत्व कर दिया, तो ये आ गया। इसी तरह से विशेषण मीठा है तो मिठास बना दिया, सुंदर से सुंदरता बना दिया। क्रिया से दिया है थकना, क्रिया है तो थकावट हमने भाववाचक संज्ञा बना दी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि परस्पर मतलब आपस में होता है, तो पारस्पर्य मतलब हम कहते हैं पारस्पर्य रखिए अपने अंदर, मतलब आपसी मेलझोल भाव रखिए। या वाह वाह तो वाह वाही, अरे उसकी तो आजकल बड़ी वाह वाही हो रही है, तो हम इसमें वाह वाह से, क्योंकि वाह वाह शब्द क्या है, अविकारी शब्द है, तो इससे हमारा ये बन गया भाववाचक संज्ञा। अब एक जो शब्द है जिससे भाववाचक संज्ञा और बनती है वो है व्यक्तिवाचक। जैसे मान लो व्यक्तिवाचक राम है, व्यक्तिवाचक शब्द है, तो हम रामत्व कर देते हैं कि रामत्व का मतलब क्या हो गया, राम के गुण जिसमें। तो कहते हैं कि आप अगर राम के जैसा बनना चाहते हैं तो आप में रामत्व होना चाहिए, मतलब राम के गुण होने चाहिए। तो रामत्व बोल दिया, शब्द तो बन रहा है हमारा, लेकिन और ये बन रहा है हमारा भाववाचक ही संज्ञा बन रहा है, लेकिन हमने रखा नहीं है, व्यक्तिवाचक से भी बन रहा है। तो बात यही है कि अब क्यों नहीं रखा, या ऐसा हो सकता है कि उस समय विद्वानों ने जब ये इसको रखा तो उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि शब्द इससे भी बन सकता है। तो ऐसे होता है गांधीत्व बन जाता है, गांधी शब्द एक आता है, व्यक्तिवाचक है आपका। तो बहुत सारे हम इसमें शब्द रख लेते हैं जिससे हमारा बन जाता है, तो पुरुषवाचक में भी बनता है। तो अगर कभी आपको कोई बात करे या इस वाले पॉइंट पर, तो आप उसको बताएंगे कि सभी किताबों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो भाववाचक 5 प्रकार से बनता है, लेकिन व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे कृष्ण से कृष्णत्व हो जाएगा, तो जो भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है उसके गुण में ये भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संज्ञा समाप्त होती है। अब संज्ञा से परिवर्तन संबंधी जो पहचान वाली बात है वो मैंने जो अभी आपको बताई, उसमें एक वाक्य लिख लो जो हमने अभी किया। ऐसे लिख लो कि लंका या रावण की हार विभीषण के कारण हुई। वाक्य लिखो इसमें, रावण की हार, इससे नीचे अगले पेज पर खाली है। रावण की हार विभीषण के कारण हुई। रावण की हार विभीषण के कारण हुई। दूसरा वाक्य इसी के साथ, आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है। आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है। इस तरह का निशान लगाना इसमें ना, दोनों वाक्यों में, ताकि आपको पता चले। रावण की हार विभीषण के कारण हुई, और दूसरा वाक्य आज भी हर घर में विभीषण पाया जाता है। तो ऊपर वाला विभीषण व्यक्तिवाचक,
और नीचे वाला विभीषण जातिवाचक, ठीक है, रेखांकित करके लिख लो उसमें। एक और उदाहरण लिख लो, दूसरा जो मैंने बताया, मुझे फलों में आम पसंद है। मुझे फलों में आम पसंद है। मुझे फलों में आम पसंद है। मुझे फलों में आम पसंद है, पूर्ण विराम लगा के दूसरा वाक्य लिखो उसमें। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, यही एरो बना के, यहाँ पे एक, यहाँ दो। उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। दोनों आम को रेखांकित करो। पहला आम व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा आम जातिवाचक। एक और वाक्य लिखो, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दूसरा वाक्य लिखो, इस कॉलोनी के सभी परिवार, इस कॉलोनी के सभी परिवार वोट देने नहीं गए। इस कॉलोनी के सभी परिवार वोट देने नहीं गए। दो परिवार हैं, अब बताओ कौन सा परिवार किसमें होगा। पहला बताओ, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। पहला परिवार समूहवाचक, ठीक है। दूसरा परिवार जातिवाचक, क्योंकि वो कॉलोनी के सभी परिवार का बोध करा रहा है। और मैं समझती हूं कि संज्ञा वाले टॉपिक में अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको समस्या होती है तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। अभी आपके यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर हैं इसमें नीचे, ये आपको घर जाके करने हैं, देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, और कोई समस्या हो तो कल की क्लास में बताना। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, संख्याएं तो मतलब क्या इसका? संख्या शब्द केवल, तो यह भी आपकी मतलब जातिवाचक होगा, समूहवाचक नहीं होगा, क्योंकि वो एक उसके पीछे अंक है ना, वैसे नहीं है, अंक है कुछ लोग एक दो करके, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे, क्योंकि वो तो एक जो है वो एक ही का बोध कराएगा ना। हाँ हाँ हाँ